एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा और खुशहाल था। घर में उसकी पत्नी सीता, बड़ा बेटा मोहन, छोटा बेटा सोहन और मोहन की पत्नी रीना रहते थे। रामलाल का परिवार पूरे गांव में बहुत इज्जतदार माना जाता था, क्योंकि वे सब मिलजुल कर रहते थे। घर के आंगन में एक बड़ा नीम का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। गांव वाले उसे ज्ञानी चिड़िया कहते थे। कहा जाता था कि वह चिड़िया इंसानों की बातें समझ सकती थी और कई बार उसकी बात सच भी निकलती थी। हर सुबह वह नीम के पेड़ पर बैठकर चहचहाती और मानो सबको कोई सीख देती। एक दिन रामलाल ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करके यह खेत और घर बनाया है। मेरी बस यही इच्छा है कि तुम दोनों हमेशा मिलजुल कर रहो। दोनों बेटों ने अपने पिता की बात बड़े ध्यान से सुनी। रामलाल की आंखों में अपने परिवार के लिए चिंता और प्यार साफ दिखाई दे रहा था। यह वही पिता थे जिन्होंने दिन रात खेतों में मेहनत करके इस घर को बनाया था और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी थी। यह सब सुनकर मोहन और सोहन दोनों ने आदर से अपना सिर झुका लिया। उनकी आवाज में सम्मान था। दोनों ने एक साथ कहा, जी बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम हमेशा साथ रहेंगे और इस घर की इज्जत बनाए रखेंगे। रामलाल के चेहरे पर यह सुनकर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि उनका परिवार हमेशा ऐसे ही एकजुट रहेगा। आंगन में खड़ा नीम का पेड़ हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे वह भी इस परिवार की एकता का साक्षी हो। लेकिन उसी घर के भीतर एक ऐसा दिल भी था जिसमें यह एकता चुभने लगी थी। बाहर से सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, मगर अंदर ही अंदर एक ऐसी सोच जन्म ले चुकी थी जो आगे चलकर पूरे परिवार की शांति को तोड़ने वाली थी। बड़े बेटे मोहन की पत्नी थी रीना। रीना बाहर से बहुत शांत और समझदार दिखाई देती थी। वह घर के काम भी अच्छे से करती थी और सबके सामने मीठी मीठी बातें भी करती थी। लेकिन उसके मन के अंदर एक अलग ही सोच चल रही थी। उसे हमेशा लगता था कि इस घर और खेतों पर पूरा अधिकार सिर्फ उसके पति मोहन का होना चाहिए। जब भी वह देखती कि रामलाल दोनों बेटों को बराबर प्यार देते हैं और दोनों को बराबर हिस्सा मिलने की बात करते हैं, तो उसके मन में जलन होने लगती। एक शाम की बात है, सूरज ढल रहा था और खेतों से लौटकर मोहन आंगन में बैठा आराम कर रहा था। तभी रीना उसके पास आकर बैठ गई। कुछ देर तक वह चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, मोहन, तुमने कभी सोचा है आगे क्या होगा? मोहन ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? रीना बोली, मतलब यह कि बाबूजी की जमीन और घर तो दो हिस्सों में बंट जाएगा। आधा तुम्हें मिलेगा और आधा सोहन को। मोहन ने सहजता से कहा, तो इसमें चिंता की क्या बात है? सोहन मेरा छोटा भाई है, हम दोनों मिलकर ही तो घर संभालेंगे। लेकिन रीना को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, तुम बहुत सीधे हो मोहन, दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। मोहन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रीना बोली, आज सब ठीक लग रहा है, लेकिन जब जमीन बटेगी
तब क्या होगा? सोहन अलग हो जाएगा, उसका परिवार अलग होगा, फिर तुम अपने बच्चों का भविष्य कैसे संभालोगे? धीरे धीरे रीना की बातें मोहन के मन में बैठने लगी। अब उसके मन में भी एक छोटा सा सवाल उठने लगा था, क्या सच में आगे चलकर मुश्किलें आ सकती है? उसी समय आंगन के नीम पर पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया सब देख और सुन रही थी। वह धीरे से चहचहाई, मानो किसी को चेतावनी दे रही हो। लेकिन इंसानों को पक्षियों की भाषा कहाँ समझ आती है। रीना ने आगे कहा, अगर यह पूरा घर और जमीन सिर्फ हमारे पास हो तो सोचो हमारे भविष्य कितना सुरक्षित होगा। अब मोहन चुप हो गया। पहली बार उसके मन में भी लालच की एक छोटी सी चिंगारी जल उठी थी। उसी समय अंदर से रामलाल की आवाज आई, मोहन बेटा जरा इधर आना। मोहन तुरंत उठकर अंदर चला गया। रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, बेटा मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने खेतों की जिम्मेदारी तुम दोनों भाइयों को पूरी तरह दे दूं। मोहन ने सिर हिलाकर कहा, जी बाबूजी। लेकिन आज उसके मन में कुछ अलग ही चल रहा था। पहले जहां उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था, वहीं अब उसके मन में हल्की सी शंका जन्म ले चुकी थी। दूसरी तरफ सोहन अपने बड़े भाई को बहुत सम्मान देता था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था कि उसके ही घर में कोई ऐसा सोच रहा है जो धीरे धीरे परिवार की एकता को तोड़ने वाला है। और इसी बीच नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया आकाश की तरफ देखकर धीरे से बोली, जब घर के अंदर ही स्वार्थ जन्म ले लेता है तो बाहर के दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ते, घर के अपने ही लोग सब कुछ बिगाड़ देते हैं। लेकिन अभी तो यह सिर्फ शुरुआत थी। रीना के मन में एक ऐसी योजना जन्म ले चुकी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। घर में ऊपर ऊपर से सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन मोहन के मन में रीना की बातें कहीं न कहीं बैठ चुकी थी। वह अब पहले की तरह खुलकर हंसता बोलता तो था, पर कभी कभी चुप होकर सोचने लगता था। उधर रामलाल अपने दोनों बेटों को देखकर अक्सर खुश हो जाते थे। उन्हें लगता था कि उनका परिवार हमेशा इसी तरह साथ रहेगा। एक दिन सुबह रामलाल आंगन में चारपाई पर बैठे थे। उनके पास उनकी पत्नी सीता भी बैठी थी। तभी उन्होंने धीरे से कहा, सीता, अब मुझे लगता है कि सोहन की शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। लड़का बड़ा हो गया है। सीता मुस्कुराई और बोली, हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। अगर घर में बहू आ जाएगी तो घर और भी रौनक हो जाएगा। यह बात सुनकर रामलाल के चेहरे पर खुशी आ गई। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों और गांव के लोगों से बात करना शुरू कर दिया। गांव में सब रामलाल की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए अच्छे रिश्तों की भी कोई कमी नहीं थी। आखिरकार पास के ही गांव में गौरी नाम की एक सीधी सादी और संस्कारी लड़की का रिश्ता तय हुआ। गौरी बहुत समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। वह अपने माता पिता की सेवा करती थी और गांव में सब उसकी तारीफ करते थे। जब यह रिश्ता तय हुआ तो रामलाल का घर खुशियों से भर गया। आंगन में चहल पहल शुरू हो गई। रिश्तेदार आने लगे, महिलाएं शादी के गीत गाने लगी और पूरे घर में उत्साह का माहौल बन गया। सोहन भी बहुत खुश था। वह अपने बड़े भाई मोहन के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला,
भैया अब तो आप ही मुझे सब सिखाओगे। शादी के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ जाएगी। मोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत कर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। यह सुनकर सोहन के चेहरे पर सच्ची खुशी आ गई। उधर आंगन के उसी पुराने नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया यह सब देख रही थी। वह धीरे धीरे चहचहाई, जैसे इस घर की खुशियों में वह भी शामिल हो। कुछ दिनों बाद शादी का दिन भी आ गया। पूरा गांव रामलाल के घर के बाहर जमा हो गया था। ढोलक की आवाज, गीतों की धुन और लोगों की हंसी से माहौल बहुत खुशहाल हो गया था। बारात बड़े धूमधाम से गई और कुछ ही समय बाद गौरी इस घर की नई बहू बनकर आ गई। जब गौरी पहली बार घर के आंगन में आई तो उसने सबसे पहले रामलाल और सीता के पैर छुए। फिर वह मोहन और रीना के सामने आई और आदर से बोली, भैया भाभी आपका आशीर्वाद चाहिए। उसकी यह विनम्रता देखकर सबका दिल खुश हो गया। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी आज से यह घर तुम्हारा है। धीरे धीरे घर का माहौल और भी अच्छा होने लगा था। गौरी सुबह जल्दी उठती, घर के काम में हाथ बटाती और सबका ख्याल रखती। वह रीना की भी मदद करती और हमेशा उसे बड़ी बहन की तरह सम्मान देती। कुछ ही दिनों में वह पूरे परिवार की प्रिय बन गई थी। रामलाल अक्सर कहते, भगवान ने हमें बहुत अच्छी बहू दी है। सोहन भी अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। अब घर में पहले से ज्यादा हंसी खुशी रहने लगी। शाम को सब आंगन में बैठते, बातें करते और मिलकर खाना खाते। ऊपर नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया यह सब देखकर खुश होती थी। उसे लगता था कि यह परिवार सच में बहुत भाग्यशाली है, लेकिन हर किसी के दिल में यह खुशी नहीं थी। रीना बाहर से तो मुस्कुरा देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लगने लगा कि अब घर में गौरी के आने से सब लोग उसे और सोहन को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। धीरे धीरे उसके मन में फिर वही पुरानी जलन जागने लगी। एक रात वह चुपचाप आंगन में खड़ी थी और सबको हंसते बोलते देख रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर सब ऐसे ही खुश रहते रहे तो मोहन को कभी यह एहसास ही नहीं होगा कि इस घर का असली हकदार कौन है। उसी समय नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया ने उसकी तरफ देखा, मानो वह उसके मन की बात समझ गई हो। चिड़िया धीरे से बोली, जब किसी के मन में ईर्ष्या जन्म लेती है तो वह दूसरों की खुशियां देखकर भी दुखी हो जाता है। लेकिन रीना के मन में अब एक नया विचार जन्म ले चुका था। वह सोच रही थी कि अगर इस घर में झगड़ा हो जाए तो शायद सब कुछ बदल सकता है। और उसी रात उसने मन ही मन एक ऐसी योजना बनानी शुरू की। सोहन की शादी के बाद घर में जैसे नई रौनक आ गई थी। सुबह होते ही आंगन में हलचल शुरू हो जाती। गौरी जल्दी उठकर घर के काम में लग जाती। सीता उसकी मदद करती और रामलाल दोनों बहुओं को देखकर खुश हो जाता। शाम के समय जब खेतों से मोहन और सोहन लौटते तो पूरा परिवार आंगन में बैठकर बातें करता। कभी चाय पीते पीते हंसी मजाक होता तो कभी पुराने किस्से सुनाए जाते। ऊपर नीम के पेड़ पर बैठे ज्ञानी चिड़िया
यह सब देखकर संतोष से चहचहाती रहती थी। उसे लगता था कि यह परिवार सच में बहुत सौभाग्यशाली है, लेकिन हर किसी के मन में वही खुशी नहीं थी। रीना बाहर से मुस्कुराती जरूर थी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सी जलन धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि अब घर में गौरी के आने के बाद सब लोग उसकी ज्यादा तारीफ करते हैं। एक दिन दोपहर की बात थी। सीता और गौरी रसोई में काम कर रही थी। रामलाल आंगन में बैठे थे और मोहन व सोहन खेतों में काम करने गए थे। रीना चुपचाप यह सब देख रही थी। तभी उसने देखा कि सीता गौरी से प्यार से कह रही थी, बेटी तुम तो इस घर में आई हो और इस घर की रौनक ही बढ़ गई है। यह सुनते ही रीना के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा, पहले तो सब मेरी तारीफ करते थे, अब सबको बस गौरी ही अच्छी लगती है। उसके मन में धीरे धीरे जलन और बढ़ने लगी। उसी शाम जब मोहन खेत से लौट कर आया तो रीना ने मौका देखकर उससे बात शुरू की। वह थोड़ी उदास बनकर बोली, मोहन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब घर में सब कुछ बदल गया है? मोहन ने हैरानी से पूछा, क्या बदल गया? रीना बोली, पहले माँ और बाबूजी हर बात तुमसे पूछते थे, अब ज्यादातर बातें सोहन से करने लगे हैं। मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, सोहन छोटा है इसलिए सब उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन रीना ने बात को यही खत्म नहीं होने दिया। वह बोली, तुम्हें पता है आज माँ गौरी से कह रही थी कि वह इस घर की रौनक है। मोहन थोड़ा चुप हो गया। उसे यह बात अजीब तो लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन रीना धीरे धीरे उसके मन में शक का बीज बोना चाहती थी। उसने धीरे से कहा, अगर कल को बाबूजी सारी जिम्मेदारी सोहन को दे दे तो? मोहन ने तुरंत कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन उसके मन में अब हल्की सी बेचैनी जरूर पैदा हो गई थी। उधर सोहन को इन बातों का बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था। वह तो अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता था। एक दिन खेत में काम करते हुए सोहन ने मुस्कुराकर कहा, भैया अगर आप साथ न हो तो मैं अकेले खेत कैसे संभालूंगा? मोहन ने उसकी तरफ देखा। सोहन की आंखों में सच्चाई और सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। कुछ पल के लिए मोहन को लगा कि रीना शायद गलत सोच रही है, लेकिन जब वह घर लौटा तो रीना ने फिर वही बातें शुरू कर दी। धीरे धीरे मोहन के मन में भी उलझन बढ़ने लगी। उधर नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया यह सब देख रही थी। वह धीरे से बोली, कभी कभी एक छोटी सी गलतफहमी भी बड़े रिश्तों को कमजोर कर देती है। दिन ऐसे ही बीतते गए। घर में ऊपर ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मोहन के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। एक दिन रात को रामलाल और सीता आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। रामलाल बोले, अब मैं सोच रहा हूँ कि खेतों की जिम्मेदारी धीरे धीरे बच्चों को दे ही दूं। हम भी थोड़ा आराम कर लेंगे। रीना पास के कमरे में खड़ी होकर यह बात सुन रही थी। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने सोचा, यही तो मौका है। अगर किसी तरह मोहन को यह यकीन दिला दिया जाए कि बाबूजी सोहन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो दोनों भाइयों के बीच दूरी पैदा हो सकती है।
और अगर भाइयों के बीच दूरी आ गई तो घर की एकता भी टूट सकती है। उसी समय नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया बेचैन होकर पंख फड़फड़ाने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि इस घर में अब कुछ गलत होने वाला है। वह धीरे से बोली, जब अपने ही लोग मन में शक और ईर्ष्या पाल लेते हैं तो घर की खुशियाँ धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से आगे चलकर इस घर में पहला झगड़ा होने वाला था। समय ऐसा ही बीतता जा रहा था, लेकिन अब उस घर की हवा में पहली जैसी शांति नहीं रही थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, मगर अंदर ही अंदर रिश्तों में एक हल्की सी दूरी पनपने लगी थी। मोहन पहले की तरह खुलकर नहीं हंसता। मैं अक्सर चुप रहने लगा था और कई बार गहरी सोच में डूब जाता था। उसकी इस बदलती आदत को सबसे पहले सीता ने महसूस किया। एक शाम की बात है, सूरज ढल चुका था। खेतों से लौटकर जब लोग सब अपने आंगन में बैठे थे, गोरी चाय बनाकर लाई और सबको प्यार से दे दिया। रामलाल मुस्कुराकर बोले, बेटी गोरी, तुम्हारे आने से घर की रौनक सच में बढ़ गई है। यह सुनकर गोरी ने विनम्रता से सिर झुका लिया। सोहन गर्व से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा, लेकिन उसी समय रीना के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी फिर से आ गई। वह चुप रही, लेकिन उसके मन में फिर वही जलन उठने लगी। उस रात जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए, तब रीना ने फिर मोहन से बात छेड़ दी। वह धीरे से बोली, मोहन, क्या तुम्हें सच में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा? मोहन ने थके हुए स्वर में पूछा, अब क्या हुआ? रीना बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि बाबूजी अब सोहन और गौरी को ज्यादा महत्व देने लगे हैं? मोहन ने कहा, तुम बेकार की बातें सोचती हो। लेकिन रीना ने हार नहीं मानी। वह बोली, आज ही देख लो, बाबूजी ने सबके सामने गौरी की कितनी तारीफ की। कभी उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की है? मोहन चुप हो गया। वह जानता था कि यह छोटी सी बात है, लेकिन बार बार सुनने से अब उसके मन में भी थोड़ी बेचैनी होने लगी थी। रीना ने आगे कहा, और सुनो, आज मैंने एक और बात सुनी है। मोहन ने पूछा, क्या? रीना धीरे से बोली, बाबूजी सोच रहे हैं कि खेतों की जिम्मेदारी सोहन को दे दी जाए। यह सुनते ही मोहन चौंक गया। तुमने ये कहाँ सुना? रीना बोली, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। असल में रामलाल ने ऐसा कुछ भी तय नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि दोनों बेटों को धीरे धीरे जिम्मेदारी देनी चाहिए। लेकिन रीना ने उस बात को इस तरह बदल दिया कि वह मोहन के मन में शक पैदा कर दे। अब मोहन के मन में सचमुच हलचल होने लगी। उसे लगा कि शायद सच में कुछ बदल रहा है। उधर सोहन अपने बड़े भाई के बारे में कभी गलत सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन सुबह दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। सोहन ने हंसते हुए कहा, भैया, इस बार की फसल अच्छी होगी, बाबूजी बहुत खुश होंगे। लेकिन आज मोहन पहले जैसा खुश नहीं था। वह थोड़ी कठोर आवाज में बोला, खुश तो होंगे ही, आखिर सब कुछ तो तुम्हें ही मिलने वाला है। सोहन यह सुनकर चौंक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, भैया, आप क्या कह रहे हो? मोहन बोला, मुझे सब पता है, बाबूजी अब सारी जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहते हैं। सोहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह बोला, भैया, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं तो हमेशा
आपको अपना बड़ा मानता हूँ। लेकिन अब मोहन का मन पहले ही शक से भर चुका था। वह गुस्से में बोला, नाटक मत करो, मुझे सब समझ आ गया है। यह पहली बार था जब दोनों भाइयों के बीच इतनी कड़वी बात हुई थी। सोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भैया अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं बाबूजी से खुद बात करूंगा। उधर घर में सीता और गौरी यह देखकर परेशान हो रही थी कि मोहन अब पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। गौरी ने धीरे से कहा, माँ मुझे लगता है घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीता भी चिंतित थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा बदलाव क्यों आ गया। शाम को जब सब लोग आंगन में बैठे तब माहौल पहले जैसा खुशहाल नहीं था। तभी सोहन ने हिम्मत करके रामलाल से कहा, बाबूजी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। रामलाल ने प्यार से कहा, हाँ बेटा पूछो। सोहन बोला, क्या आप खेतों की सारी जिम्मेदारी मुझे देना चाहते हैं? यह सुनते ही रामलाल हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं बेटा, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई मिलकर सब संभालो। मोहन भी वहीं बैठा था। उसे यह सुनकर झटका लगा। अब उसे समझ आने लगा कि शायद कहीं कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन उसी समय रीना बोल उठी, अरे बाबूजी, आपने तो कल यही कहा था। रामलाल ने हैरानी से कहा, नहीं बहू, तुमने शायद गलत समझ लिया। अब सब लोग चुप हो गए। लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी ने घर में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया यह सब देख रही थी। वह धीरे से बोली, जब घर के अंदर ही शक और ईर्ष्या जन्म ले लेते हैं तो रिश्तों की नींव कमजोर होने लगती है। लेकिन अभी असली समस्या खत्म नहीं हुई थी। रीना के मन में अभी भी वही लालच था और वह अब एक ऐसी चाल चलने वाली थी। उस रात घर में एक अजीब सी खामोशी थी। पहले जहां हर रात आंगन में हंसी और बातचीत की आवाज गूंजती थी, वहीं अब सब लोग जल्दी जल्दी अपने कमरों में चले गए थे। रामलाल अपने कमरे में बैठे गहरी सोच में डूबे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनके दोनों बेटों के बीच यह दूरी कैसे आ गई। सीता भी चिंतित थी। उन्होंने धीरे से कहा, जी मुझे लगता है घर में कोई गलतफहमी पैदा हो गई है। रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह हमारे परिवार को तोड़ भी सकती है। उधर दूसरे कमरे में सोहन चुपचाप बैठा था। उसके मन में बहुत दुख था। वह बार बार सोच रहा था, भैया ने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं उनका हक छीनना चाहता हूँ। गौरी ने उसे समझाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, सच जल्दी सामने आ जाएगा। लेकिन उस घर में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो चाहता ही नहीं था कि सच सामने आए। वह थी रीना। रीना अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। उसे लग रहा था कि उसका पहला कदम सफल हो गया है। अब मोहन और सोहन के बीच पहले जैसा विश्वास नहीं रहा था, लेकिन उसके मन में एक और बड़ी योजना तैयार हो रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मुझे इस घर पर पूरा अधिकार चाहिए तो भाइयों के बीच की दूरी और बढ़ानी होगी। अगले दिन सुबह उसने चुपचाप एक नई चाल चलने का फैसला किया। सुबह सुबह वह आंगन में आई और सीता के पास बैठ गई। वह उदास चेहरा बनाकर बोली, माँ जी, मुझे लगता है कि घर में अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा। सीता ने हैरानी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो बहू?
रीना बोली, कल खेत में मोहन और सोहन के बीच बहुत झगड़ा हुआ था। सीता घबरा गई। क्या? रीना बोली, हाँ माँ जी। और सोहन बहुत गुस्से में था। वह कह रहा था कि अब घर और खेतों पर उसका पूरा हक है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन रीना चाहती थी कि सीता और रामलाल के मन में भी शंका पैदा हो जाए। उधर उसी दिन दोपहर में उसने एक और चाल चली। जब सोहन खेतों में गया था, तब रीना ने मोहन से कहा, आज मैंने सोहन और गौरी को बात करते हुए सुना। मोहन ने पूछा, क्या बात कर रहे थे? रीना बोली, वह कह रहे थे कि अब बाबूजी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए धीरे धीरे घर और खेतों की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। यह सुनकर मोहन के मन में फिर गुस्सा भर गया। असल में यह सब रीना की बनाई हुई बातें थी, लेकिन बार बार ऐसी बातें सुनकर अब मोहन का भरोसा भी डगमगाने लगा था। उधर सोहन को अभी भी इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसके ही घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके और उसके भाई के बीच दीवार खड़ी कर रहा है। शाम को जब सब लोग आंगन में बैठे थे, तब माहौल फिर थोड़ा भारी था। रामलाल ने दोनों बेटों की तरफ देखकर कहा, बेटे, मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो गई है। सोहन तुरंत बोला, नहीं बाबूजी, मेरे तरफ से तो कोई बात नहीं है। लेकिन मोहन चुप रहा। यह देखकर रामलाल को और चिंता होने लगी। उसी समय नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया बेचैन होकर इधर उधर उड़ने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि इस घर में अब एक बहुत बड़ी समस्या जन्म ले चुकी है। वह धीरे से बोली, जब किसी घर के अंदर ही कोई व्यक्ति झूठ और ईर्ष्या फैलाने लगे, तो वह घर का सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। लेकिन अभी किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि असली समस्या कहाँ है। और उसी रात रीना ने अपने सबसे बड़ी चाल चलने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर किसी तरह बाबूजी को यह यकीन दिला दिया जाए कि सोहन घर से अलग होना चाहता है, तो पूरा घर टूट सकता है। और अगर घर टूट गया तो शायद सब कुछ मोहन और उसके हाथ में आ सकता है। उधर नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया आकाश की तरफ देखकर धीरे से बोली, जब घर के अंदर ही कोई भेदी बन जाए तो वह पूरे घर की खुशियों को नष्ट कर सकता है। रीना ने जो चाल चलनी शुरू की थी, उसका असर अब धीरे धीरे पूरे घर में दिखाई देने लगा था। पहले जहां हर सुबह इस घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था, वहीं अब सबके चेहरों पर एक अनजानी चिंता दिखाई देने लगी थी। रामलाल कई बार आंगन में बैठकर सोचते रहते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके परिवार में अचानक इतनी दूरी क्यों आ गई है। सीता भी अब पहले जैसे खुश नहीं रहती थी। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, हमारे घर की खुशियाँ हमेशा बनाए रखना। लेकिन घर के अंदर ही एक ऐसी बात चल रही थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। रीना की बातों का असर अब मोहन के मन पर गहराई से पड़ चुका था। वह अब हर छोटी छोटी बात को शक की नजर से देखने लगा था। एक दिन सुबह की बात है। मोहन और सोहन दोनों खेतों में काम कर रहे थे। पहले की तरह वे साथ काम तो कर रहे थे, लेकिन अब उनके बीच पहला जैसा अपनापन नहीं था। कुछ देर बाद सोहन ने धीरे से कहा, भैया, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी भी आपका हक नहीं लेना चाहता। मोहन ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके मन में पहले से भरी हुई शंका उसे शांत नहीं रहने दे रही थी। वह
वह थोड़ा कठोर स्वर में बोला, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जो करना है खुलकर करो। सोहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई अचानक इतना कैसे बदल गया। वह चुपचाप काम करता रहा। उधर घर में रीना अपनी योजना के अगले कदम के बारे में सोच रही थी। उसे लग रहा था कि अगर भाइयों के बीच झगड़ा थोड़ा और बढ़ जाए तो शायद घर टूटने की नौबत आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो वही होगा जो वह चाहती थी। उसने सोचा, अगर बाबूजी को यह यकीन दिला दिया जाए कि सोहन अब अलग होना चाहता है तो सब कुछ बदल सकता है। उसने उसी दिन शाम को एक नई चाल चली। जब रामलाल आंगन में बैठे थे तब रीना उसके पास आकर बैठ गई। वह थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, बाबूजी, मुझे आपसे एक बात कहनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहूँ या नहीं। रामलाल ने प्यार से कहा, बोलो बहू, क्या बात है? रीना ने थोड़ा उदास चेहरा बनाकर कहा, आज मैंने सोहन को यह कहते हुए सुना कि अब वह अलग होकर अपना घर बसाना चाहता है। यह सुनते ही रामलाल के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या सच में उसने ऐसा कहा? रीना ने धीरे से सिर हिला दिया। असल में यह पूरी तरह झूठ था, लेकिन रामलाल के मन में अब चिंता पैदा हो गई। उन्हें लगा कि शायद सच में घर में कुछ गलत हो रहा है। उधर उसी समय नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया यह सब सुन रही थी। वह बेचैन होकर इधर उधर उड़ने लगी। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि इस घर में झूठ और गलतफहमी की दीवार खड़ी की जा रही है। शाम को जब सोहन खेत से लौटा तो रामलाल ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, सोहन बेटा, क्या तुम सच में अलग होकर रहना चाहते हो? सोहन यह सुनकर हैरान रह गया। वह तुरंत बोला, नहीं बाबूजी, मैंने ऐसा कब कहा? रामलाल ने कहा, लेकिन बहू रीना कह रही थी कि तुम ऐसा कह रहे थे। अब सोहन को समझ में आने लगा कि घर में कोई गलत बात फैलाई जा रही है। उसने शांत स्वर में कहा, बाबूजी, मैं कभी भी इस घर से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसी समय मोहन वहां आ गया। उसने यह बात सुनी और गुस्से में बोला, अब नाटक करने की जरूरत नहीं है। सोहन ने दुखी होकर कहा, भैया, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मोहन बोला, मुझे सब पता है, तुम धीरे धीरे सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहते हो। अब पहली बार दोनों भाइयों के बीच जोर से बहस होने लगी। सीता और गौरी घबरा गई। गौरी ने सोहन को शांत करने की कोशिश की। सीता ने मोहन से कहा, बेटा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? लेकिन उस समय मोहन का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उधर रीना थोड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी योजना धीरे धीरे सफल हो रही है। लेकिन उसी समय नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया जोर से चहचहाई, मानो वह पूरे घर को चेतावनी दे रही हो। वह धीरे से बोली, जब घर के अंदर ही कोई झूठ फैलाने लगे तो वही व्यक्ति घर का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उस रात पूरे घर में भारी सन्नाटा छाया हुआ। दिन में जो झगड़ा हुआ था उसने सबको अंदर तक हिला दिया था। रामलाल अपने कमरे में बैठे थे और उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके दोनों बेटे, जो बचपन से एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे, आज इतने दूर कैसे हो गए। सीता भी परेशान थी। उन्होंने धीरे से कहा, जी, मुझे लगता है इस घर में कोई बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है। रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि यह सब शुरू कहाँ से हुआ। उधर सोहन अपने कमरे में बैठा था।
उसके मन में बहुत दुख था। उसने कभी भी अपने बड़े भाई के खिलाफ कुछ नहीं सोचा था, फिर भी आज मही भाई उस पर शक कर रहा था। गौरी ने धीरे से हाथ पकड़कर कहा, आप चिंता मत कीजिए, सच देर से ही सही लेकिन सामने जरूर आता है। सोहन ने उदास होकर कहा, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि भैया मुझे समझ ही नहीं पा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ मोहन भी अपने कमरे में चुप बैठा था। उसके मन में भी उथल पुथल चल रही थी। एक तरफ उसे रीना की बातें याद आ रही थी और दूसरी तरफ उसे अपने छोटे भाई के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आ रहे थे। उसे याद आया कि बचपन में जब भी कोई परेशानी आती थी तो वह और सोहन हमेशा साथ खड़े रहते थे, लेकिन अब सब कुछ बदलता हुआ लग रहा है। उसी समय आंगन के नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया यह सब देख रही थी। वह कई दिनों से इस घर की हालत को ध्यान से देख रही थी। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि इस घर में जो झगड़ा हुआ है उसकी जड़ कहीं और है। वह धीरे से बोली, कभी कभी सच को सामने आने में समय लगता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो झूठ की सारी परतें खुल जाती है। अगली सुबह घर में फिर वही भारी माहौल था। नाश्ते के समय भी कोई ठीक से बात नहीं कर रहा था। रामलाल ने देखा कि उनका परिवार धीरे धीरे टूटने की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने फैसला किया कि अब इस समस्या का खुलकर समझाना ही पड़ेगा। उन्होंने सबको आंगन में बुलाया। मोहन, सोहन, रीना और गौरी सभी वहां आकर बैठ गए। रामलाल ने गंभीर आवाज में कहा, आज हम सब खुलकर बात करेंगे। हमारे घर में जो भी गलतफहमी है उसे आज खत्म करना ही होगा। सब चुपचाप उनकी तरफ देखने लगे। तभी रामलाल ने सोहन से पूछा, बेटा क्या तुम सच में अलग होना चाहते हो? सोहन ने तुरंत कहा, नहीं बाबूजी, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। फिर उन्होंने मोहन की तरफ देखा। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन मुझे बताया गया था कि सोहन ऐसा सोच रहा है। रामलाल ने पूछा, किसने बताया? मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उधर रीना का चेहरा थोड़ा बदलने लगा। उसे महसूस होने लगा कि अब मामला उसके खिलाफ भी जा सकता है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया अचानक जोर जोर से चहचहाने लगी। वह कई बार आंगन के चारों तरफ उड़ने लगी। गौरी ने आश्चर्य से कहा, माँ जी, यह चिड़िया आज बहुत बेचैन लग रही है। सीता ने कहा, हाँ, यह कई दिनों से ऐसे ही कर रही है, जैसे इसे कुछ गलत होने का एहसास हो। उसी समय पड़ोस के एक बूढ़े आदमी हरिराम काका वहां आ गए। वे इस परिवार के बहुत पुराने मित्र थे। उन्होंने घर का माहौल देखकर पूछा, क्या बात है रामलाल, आज सब इतने चुप क्यों हैं? रामलाल ने उन्हें सारी बात बता दी। हरिराम काका ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कभी कभी झगड़े की असली वजह वही होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। सब लोग उनकी बात ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने आगे कहा, अगर इस घर में सच में कोई गलतफहमी फैलाई जा रही है तो उसका सच भी एक दिन जरूर सामने आएगा। उसी समय उसकी नजर रीना पर पड़ी। रीना थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। हरिराम काका ने शांत स्वर में कहा, सच में कोई भी ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकता। यह सुनकर रीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगने लगा कि कहीं उसकी सारी चाल सामने न आ जाए। उधर नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया शांत होकर सब देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि अब इस घर में सच की पहली किरण आने वाली है। पिछले दिनों की बातों के बाद घर का माहौल और भी गंभीर हो गया।
रामलाल ने साफ कह दिया कि अब इस घर में जो भी सच है वह सामने आकर ही रहेगा। सुबह का समय था। हल्की हल्की धूप आंगन में फैल रही थी, लेकिन घर के लोगों के मन में अब भी बेचैनी थी। सोहन जल्दी उठकर आंगन में बैठा था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, किसने भैया के मन में मेरे खिलाफ इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा की है। गौरी भी उसके पास आकर बैठ गई। उसने शांत स्वर में कहा, आप चिंता मत कीजिए, झूठ ज्यादा दिन छिपा नहीं रहता। उधर दूसरी तरफ मोहन भी रात भर ठीक से सो नहीं पाया था। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था, क्या सच में मैंने अपने ही भाई पर बिना वजह शक कर लिया? उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगे। जब वह छोटा था तो सोहन हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता था। अगर कोई उसे डांट देता तो सोहन तुरंत उसके सामने खड़ा हो जाता। यह सब याद करके मोहन का मन और बेचैन हो गया। उसी समय नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया धीरे धीरे चहचहा रही थी, जैसे वह सबको धैर्य रखने की सीख दे रही हो। कुछ देर बाद रामलाल ने फिर सबको आंगन में बुलाया। आज उनके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, कल की बात अधूरी रह गई थी, आज हमें सच जानना ही होगा। सब लोग चुपचाप बैठ गए। रामलाल ने मोहन की तरफ देखकर पूछा, बेटा तुम्हें किसने बताया कि सोहन अलग होना चाहता है? मोहन थोड़ा झिझका। उसने धीरे से कहा, मुझे रीना ने बताया था। यह सुनते ही सबकी नजर रीना की तरफ चली गई। रीना थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने वही बताया जो मैंने सुना था। रामलाल ने गंभीर स्वर में पूछा, तुमने कहाँ सुना था? रीना कुछ पल के लिए चुप हो गई। असल में उसने कुछ भी नहीं सुना था। वह सिर्फ अपने मन की बनाई हुई बातों को सच बनाकर पेश कर रही थी। उसी समय हरिराम काका भी वहां आ गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर किसी ने सच में ऐसा कहा है तो हमें यह भी जानना चाहिए कि वह बात कब और कहाँ हुई थी। अब रीना के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया था। उधर सोहन की आंखों में दुख साफ दिखाई दे रहा था। वह बोला, भाभी अगर मैंने सच में ऐसा कहा होता तो मैं खुद बाबूजी के सामने कह देता। मुझे अपने परिवार से अलग होने की जरूरत ही क्या है? गौरी ने फिर भी धीरे से कहा, हम दोनों तो हमेशा यही चाहते हैं कि यह घर हमेशा एकजुट रहे। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हमने अपने बच्चों को कभी अलग होने की सीख नहीं दी है। अब मोहन का सिर झुक गया। उसे महसूस होने लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन उसी समय हरिराम काका ने एक बात कही, मुझे लगता है कि इस घर में जो गलतफहमी फैली है वह किसी की गलत सोच का नतीजा है। उन्होंने आगे कहा, और अगर सच में ऐसा है तो वह व्यक्ति इस घर के सबसे बड़ा भेदी है। यह सुनकर रीना का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगने लगा अब सच ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। उधर नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया अचानक जोर से चहचहाने लगी, जैसे वह इस बात की गवाही दे रही हो कि अब सच सामने आने वाला है। मोहन ने धीरे से सोहन की तरफ देखा। पहली बार उसके दिल में पछतावे की भावना जागने लगी थी। उसे लगने लगा कि शायद उसने अपने ही भाई के साथ अन्याय किया है। उस सुबह रामलाल के घर का माहौल पहले से भी ज्यादा गंभीर था। अब सबको महसूस हो रहा था कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और सच सामने आना ही चाहिए। आंगन में चारपाइयां बिछी थी। रामलाल, सीता, मोहन, सोहन, गौरी और रीना सभी वहीं बैठे थे। पास में हरिराम काका भी खड़े थे, जो इस परिवार को बचपन से जानते थे। नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया भी शांत होकर सब देख रही थी।
रामलाल ने गहरी सांस ली और बोले, आज हमें यह जानना ही होगा कि हमारे घर में यह गलतफहमी कैसे फैली। सबकी नजरें झुकी हुई थी। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर हरिराम काका धीरे से बोले, मोहन बेटा, तुमने कहा था कि तुम्हें यह बात रीना ने बताई थी। क्या तुमने खुद कभी सोहन को यह कहते सुना था? मोहन ने सिर झुका लिया। नहीं काका, मैंने खुद नहीं सुना था। यह सुनकर रामलाल की आंखों में चिंता और गहरी हो गई। उन्होंने रीना की तरफ देखकर कहा, बहू, तुमने यह बात कहाँ सुनी थी? रीना कुछ पल चुप रही। अब उसके पास कोई सही जवाब नहीं था। उसने धीरे से कहा, मैंने बस ऐसे ही समझ लिया था। लेकिन हरिराम काका समझ चुके थे कि बात सिर्फ गलतफहमी की नहीं है। उन्होंने थोड़ा सख्त स्वर में कहा, सच सच बताओ बहू, क्या तुमने खुद यह बात बनाई थी? अब पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। रीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगने लगा कि अब सच छिपाना मुश्किल हो गया है। उधर मोहन भी अब बेचैन होने लगा था। उसने पहली बार रीना की तरफ देखकर कहा, रीना, सच क्या है? मुझे सब बताओ। रीना की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे बोली, हाँ, ये बात मैंने ही कही थी। यह सुनते ही सब लोग स्तब्ध रह गए। सीता के मुंह से निकल पड़ा, बहू, तुमने ऐसा क्यों किया? रीना रोने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे डर था कि अगर सब कुछ बराबर बांटा गया तो हमारे हिस्से में कम आएगा। मैं चाहती थी कि पूरा घर और खेत मोहन के पास हो। यह सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने ऐसी बात सोच ली थी। सोहन की आंखों में भी दुख था। वह धीरे से बोला, भाभी, मैंने तो आपको हमेशा बड़ी बहन की तरह सम्मान दिया। रीना रोते हुए बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामलाल की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने दुखी स्वर में कहा, बहू, घर धन दौलत से नहीं, प्यार और विश्वास से चलता है। उधर नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया जोर से चहचहाई, जैसे वह इस बात की गवाही दे रही हो कि अब सच सामने आ चुका है। मोहन धीरे धीरे उठकर सोहन के पास गया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, सोहन, मुझे माफ कर दे भाई। मैंने तेरी बात सुने बिना ही तुझ पर शक कर लिया। सोहन ने तुरंत अपने भाई को गले लगा लिया। वह बोला, भैया, भाई से माफी नहीं मांगते। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर सीता की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। गौरी भी मुस्कुरा उठी। रामलाल ने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान का शुक्र है कि हमारे घर की एकता बच गई। रीना भी रोते हुए सबके सामने खड़ी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दिए। लालच में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ पल के लिए सब चुप रहे। फिर सीता ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। उस दिन के बाद उस घर में फिर से पहले जैसी खुशियां लौटने लगी। भाइयों के बीच का प्यार पहले से भी मजबूत हो गया और उस नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया रोज सुबह चहचहाकर मानो यही सीख देती, जब घर को कोई व्यक्ति ही भेदी बन जाता है तो वह पूरे घर को बर्बाद कर सकता है, लेकिन अगर समय रहते सच सामने आ जाए तो परिवार फिर से संभल भी सकता है। और इसी के साथ इस कहानी की सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है। सच सामने आने के बाद रामलाल के घर का माहौल धीरे धीरे फिर से बदलने लगा था। सच सामने आने के बाद रामलाल के घर का माहौल धीरे धीरे फिर से बदलने लगा था। जिस आंगन में कुछ दिनों पहले तक तनाव और खामोशी छाई रहती थी, वहीं अब फिर से जीवन लौटने लगा था। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैलती तो सीता तुलसी के पास दीपक जलाती और भगवान से यही प्रार्थना करती कि उनके घर की एकता हमेशा बनी रहे। मोहन और सोहन भी अब पहले की तरह
साथ साथ खेतों में जाने लगे थे। रास्ते में दोनों भाई फिर से पुरानी बातें करने लगे थे। कभी बचपन के किस्से याद करते तो कभी आने वाले समय के बारे में योजनाएं बनाते। मोहन के मन में अब भी एक बात का बोझ था। उसे बार बार लगता था कि उसने अपने छोटे भाई पर भरोसा न करके बहुत बड़ी गलती की है। एक दिन खेत में काम करते करते उसने अचानक काम रोक दिया और सोहन की तरफ देखा। सोहन, उसने धीमी आवाज में कहा। सोहन ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ भैया? मोहन ने गंभीर होकर कहा, तूने मुझे माफ तो कर दिया, लेकिन मैं खुद को अभी तक माफ नहीं कर पाया हूँ। मैंने तेरे बारे में गलत सोच लिया था। सोहन ने तुरंत उसका कंधा पकड़ लिया। वह बोला, भैया, अगर हम भाई एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे तो फिर दुनिया में रिश्तों का क्या मतलब रह जाएगा। यह सुनकर मोहन की आंखें भर आई। दोनों भाई फिर से गले मिल गए। उधर घर में भी अब सब कुछ पहले जैसा होने लगा। गौरी और रीना दोनों मिलकर घर का काम करने लगी थी। शुरुआत में रीना को थोड़ा संकोच होता था। उसे अपने किए पर शर्म आती थी, लेकिन गौरी ने कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। एक दिन गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, अब पुरानी बातों को भूल जाइए, हम सब एक ही परिवार है। यह सुनकर रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, गौरी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मुझे कभी माफ नहीं करता। धीरे धीरे रीना भी बदलने लगी। अब वह घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करती। एक शाम की बात है, सूरज ढल रहा था और पूरा परिवार आंगन में बैठा हुआ था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामलाल चारपाई पे बैठे थे। उनके पास सीता भी बैठी थी। मोहन, सोहन, गौरी और रीना भी वहीं थे। सब मिलकर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। उसी समय नीम के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया जोर से चहचहाने लगी, जैसे वह भी इस परिवार की खुशियों में शामिल हो। रामलाल ने ऊपर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह चिड़िया कई सालों से हमारे घर के पेड़ पर रहती है। लगता है इसे भी हमारे परिवार की चिंता रहती है। हरिराम काका भी उस समय वहाँ आ गए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, रामलाल, यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है, यह तो जैसे तुम्हारे घर की रखवाली करती है। सब लोग मुस्कुरा दिए, लेकिन उस चिड़िया की आवाज मानो एक सीख दे रही थी, जैसे वह कह रही हो, परिवार की असली ताकत धन या जमीन नहीं होती। परिवार की ताकत उसका विश्वास और एकता होती है। रामलाल ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा और कहा, बेटा, याद रखना, दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि रिश्ते होते हैं। मोहन और सोहन ने एक साथ सिर झुका लिया। सीता ने कहा, और जब परिवार के लोग ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाए तो घर की खुशियाँ खत्म हो जाती है। उसी समय ज्ञानी चिड़िया फिर से चहचहाई, मानो वे इस बात की पुष्टि कर रही हो। अब उस घर में फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई थी। शाम को सब लोग आंगन में बैठकर बातें करते, हंसी मजाक करते और मिलकर खाना खाते। रीना भी अब समझ चुकी थी कि लालच से कभी भी खुशी नहीं मिलती।